और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है जिस पर उन्होंने सीधे कह दिया है कि घुसपैठ नहीं स्वीकार। जी हां, संतों की हुंकार, घुसपैठ नहीं स्वीकार। बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी महिला लाडली बहन योजना का लाभ ना उठाने पाए। लाडली बहन योजना का लाभ जिस तरीके से महिलाओं को दिया जा रहा है, महिलाएं उसका भरपूर लाभ उठाए, क्योंकि ये देश का पैसा है और महिलाओं के लिए ही है, देश की बेटियों के लिए ही है। लेकिन बांग्लादेशी महिलाएं और रोहिंग्या महिलाएं इस योजना का लाभ ना उठाने पाएं। इस योजना के लाभार्थी में बिल्कुल भी बांग्लादेशी महिला या फिर कोई रोहिंग्या महिला नहीं होनी चाहिए। कोई भी इल्लीगल बांग्लादेशी अगर महाराष्ट्र में है तो उस इल्लीगल बांग्लादेशी को तुरंत इस महाराष्ट्र से और देश से बाहर करने का कार्य यहाँ की सरकार प्राथमिकता के साथ में करे। महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे, वो ये ध्यान दे के सुने कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। एक भी लाडली बहना बांग्लादेशी नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें, घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार एक तरफ जहां एक्शन लेती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ संत भी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का इसी क्रम में ये बड़ा बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में जिस तरीके से लाडली बहन योजना चलाई जा रही है उसके लिए कहा है कि बांग्लादेशी महिलाएं इसका लाभ ना उठाएं। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, देखिए महाराष्ट्र में एक्शन, घुसपैठियों में टेंशन। घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस का जो एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में चुन चुनकर वो कार्रवाई हो रही है कि कौन से रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं जो आ गए यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं। 13 बांग्लादेशी नागरिकों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ये आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ेगा। 13 बांग्लादेशी नागरिकों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं अवैध तरीके से महाराष्ट्र में रह रहे थे ये बांग्लादेशी। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाएगा। ठाणे, नवी मुंबई, सोलापुर में रह रहे थे घुसपैठी जिनको चिन्हित किया जा चुका है। 25 दिसंबर को भी 17 घुसपैठियों को पकड़ा गया था। ये आपको बता दें, 25 दिसंबर को 17 घुसपैठियों को पकड़ा गया था। अब 13 घुसपैठिए पकड़े गए हैं जिसमें 6 महिलाएं बताई जा रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले में एटीएस और लोकल पुलिस मिलकर जो मुहिम चला रही है इसमें जिन जिन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। यानी कि जिस भी तरीके से वो रह रहे थे अब उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी भारत के महाराष्ट्र विभाग में रहने के लिए। हालांकि पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, असम की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यही मुहिम, यही ड्राइव चल रही है। जितने भी रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, एक लिस्ट तैयार हो रही है और फिर इनको डिपोर्ट करने की तैयारी है। और चलिए बात अब संभल की कर लेते हैं। संभल में हुए दंगे के बाद संभल की तस्वीर अब बदल चुकी है। छुपा हुआ इतिहास सामने आया। दूसरी ओर प्रशासन चौकन्ना है। सुरक्षा के लिए मस्जिद के सामने चौकी की नींव क्या रखी गई। हैदराबाद में बैठे भाईजान के पेट में दर्द हो गया। आखिर बढ़ी सुरक्षा से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल, जिसका जिक्र हिंदू ग्रंथों से लेकर इतिहास के पन्नों में है, जिसके गर्भ में सनातन के अनगिनत सबूत छुपे हैं। संभल के जिस इतिहास को मिटाने की न जाने कितनी सालों से साजिश की जा रही है, वही संभल अब खुद ही अपने सनातनी पहचान के सबूत दे रहा है। लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं जो शायद सच के सामने आने से परेशान हैं। तभी तो शांति से होने वाले सर्वे के दौरान हिंसा भड़काई गई। संभल को दंगे की आग में झोंका गया, लेकिन दंगाई शायद ये भूल बैठे कि यूपी में योगी राज है। योगी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, अगर माहौल बिगाड़ा तो खैर नहीं है। दंगाइयों को लेकर योगी के जैसे सख्त तेवर हैं, वैसे ही योगी की पुलिस भी संभल के दंगाइयों को हर कोने से ढूंढ निकाल रही है। संभल हिंसा के तार अब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संभल पुलिस को दिल्ली कनेक्शन के अहम सबूत मिले हैं। संभल हिंसा का आरोपी अदनान दिल्ली से धर लिया गया। अदनान दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां बाटला हाउस इलाके में अपने दोस्तों के साथ रहा। आरोपी अदनान का घर सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। सीसीटीवी के आधार पर अदनान की गिरफ्तारी की गई। पुलिस पर पथराव और आगजनी में शामिल था अदनान।
अदनान के बाकी साथियों के दिल्ली में छुपे होने की आशंका है। वहीं दिल्ली के जामिया, ओखला, जाफराबाद, सीलमपुर इलाकों में संभल पुलिस की पैनी नजर है। एक ओर आरोपियों की धरपकड़ जारी है तो दूसरी ओर संभल में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाई। जामा मस्जिद के सामने बकायदा भूमि पूजन हुआ। संभल नगरी क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद एवं आसपास की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ काफ़ी समय से एक चौकी की मांग थी, क्योंकि लगातार कार्य करने की आवश्यकता होती है। उनके लिए यह सुरक्षित चौकी आवश्यक थी, तदनुसार चौकी का निर्माण हो रहा है। ये हमें सेफ्टी मिलेगी, हमें इधर आने जाने में भी सुविधा होगी। बहुत ज़्यादा जरूरत थी और बहुत खुश हैं हम सब। बहुत जरूरत है, बननी चाहिए, हर हाल में बननी चाहिए। हिंसा वाले इलाके में पुलिस चौकी को लेकर जहां स्थानीय लोग खुश हैं, तो AIM चीफ ओवैसी को मिर्ची लग गई है। हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना कोई भाईजान से सीखे। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बना दी गई। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार न तो स्कूल खुलवाती है न अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। डेटा खुद ही कहते हैं कि मुसलमानों के इलाके में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फराहम की जाती हैं। ओवैसी के बयान पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये बयान देते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। ये न जाने क्यों पुलिस हटाने के लिए ये दोनों भाइयों के बीच में होड़ रहती है कि पुलिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर पुलिस चौकियां खुल रही हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को पीड़ा क्यों हो रही है? कुछ दिनों पहले ही जिस इलाके में हिंसा हुई वहां सुरक्षा के लिहाज से पुलिस चौकी की सख्त जरूरत है, लेकिन संवेदनशील इलाके में पुलिस चौकी पर भी सांप्रदायिकता की चादर चढ़ा देना शायद यही भाईजान की राजनीति का तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पंजाबी बाग इलाके में घेरे गए बदमाश। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। कई मामलों में दोनों बदमाशों की तलाश चल रही थी। हरिनगर में हथियार लूट को अंजाम भी दिया था। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। पंजाबी बाग इलाके में बदमाश घेरे गए हैं। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। कई मामलों में दोनों ही बदमाश वांछित चल रहे थे, यानी कि दोनों की तलाश चल रही थी। हरिनगर में हथियार लूट को अंजाम दिया था। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पंजाबी बाग इलाके में 2 बदमाश घेरे जाते हैं। हथियार लूट केस पूरा ये मामला है, जिसमें दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मामलों में बीते कई दिनों से दोनों ही बदमाशों की तलाश चल रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस के समक्ष एक बड़ी कामयाबी, जहां पर बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है और पंजाबी बाग इलाके में बदमाश घेरे जाते हैं। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगती है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और चलिए इसी के साथ वक्त